नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का आरसी सिंह चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आरसी सिंह चैनल आपको स्वागत करते हुए भी यह दुख भी प्रकट कर रहा है कि आपको हम लगभग 2 महीने से कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं उपलब्ध करा सके, क्योंकि हमारा चैनल बहुत डिस्टर्ब चल रहा था। आज हमारा चैनल स्टार्ट हो गया है और हम पुनः आपको एक फ्रेश, बिना देरी किए हुए आनुवंशिक पदार्थ के बारे में, क्या है आनुवंशिक पदार्थ, कैसे प्रूफ हुआ ये कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार। जो आपका चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, बायोलॉजी कक्षा 12 वाले बच्चों का, तो उसके लिए हम आज आपको चैप्टर उठाकर ले आए हैं वंशागति का आणविक आधार। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, डीएनए क्यों है आनुवंशिक पदार्थ, इस पर हम प्रयोग करेंगे और स्पष्ट क्लियर कर देंगे कि यह डीएनए आखिर आनुवंशिक पदार्थ क्यों माना गया है। ठीक है, तो पहले ये देखिए आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ भाई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उन्हें तो कहते हैं भाई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उन्हीं को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, अब आनुवंशिक लक्षण है क्या, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो युग्मनज है, युग्मनज किससे बनता है। देखिए, जो आपको युग्मनज है वो गैमेट से बनता है। किससे बनता है? गैमेट से। मान लो यहाँ पर आपको ओवम है ये, और यहाँ पर आपको क्या है, आपका यहाँ पर आपका है स्पर्म ये, और ये दोनों जब मिल जाएंगे, ये जब दोनों मिल जाएंगे, ये जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बन जाता है क्या? युग्मनज। क्या बन जाता है? युग्मनज बन जाता है। ठीक है, तो जो गैमीट हैं, अभी गैमीट कौन कौन से गैमीट हो गए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पर आपका ओवम हो गया, जिसको अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु, ओवम। और यहाँ पर आपके स्पर्म है। क्या है? स्पर्म है। ठीक है, स्पर्म, इसको ध्यान रखिए। ये दोनों मिलकर के बना देंगे युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। तो ध्यान आपको ये रखिए, जो युग्मनज है ना भैया, यही युग्मनज, यानी प्रत्येक सृष्टि के जितने भी जीव हैं वो अपना जो विकास करते हैं, अपना जो जीवन शुरू करते हैं, वो युग्मनज से स्टार्ट करते हैं। और युग्मनज विभाजित तो हो करके एक नया जीव बन जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो नया जीव है अर्थात डॉटर से, जो नया जीव है अर्थात डॉटर से संतति कोशिकाएं और जनक कोशिका, जनक कोशिका और संतति कोशिकाओं के बीच की जो कड़ी होती है उसको हम युग्मनज कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं? जनक सेल, जनक कोशिका प्लस संतति कोशिका, संतति कोशिका डॉटर सेल, संतति कोशिका के बीच की कड़ी क्या है? युग्मनज। ये पहला पॉइंट निकल कर आया है। पर एक बार मैं चेक कर लूँ क्या यहाँ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वीडियो अगर क्लियर होता तो ठीक है। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, मैं थोड़ा सा इसको और सही कर दूँ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज निकल आया कि जो जनक कोशिका है और संतति कोशिका है, उसके बीच की जो कड़ी है आपकी क्या है? आपका युग्मनज है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, तो युग्मनज है ना, युग्मनज में कोशिकांग होंगे, तो बॉडी है, कोशिकांग तो हो गई ना। तो युग्मनज के किसी न किसी कोशिकांग में, युग्मनज के किसी न किसी कोशिकांग में कोई न कोई एक ऐसा पदार्थ होता है जो आनुवंशिक लक्षण है, जो आनुवंशिक लक्षण है उनकी संकेत सूचनाओं को अपने पास रखे रहता है। युग्मनज जो है
इसका किसी न किसी कोशिका में कुछ ऐसे आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो संचित रहते, इकट्ठा है, और यही आनुवांशिक पदार्थ दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब देखिए, क्योंकि बहुत पहले वैज्ञानिक, देखिए तमाम प्रकार के वैज्ञानिक आते हैं, सब अपना अपना मत देते हैं। आपको पता है कि जो केंद्रक है उसमें क्या होता है, बहुत से गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गुणसूत्र में ही जीन आपके उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या उपस्थित होते हैं? जीन। और यही जीन क्या करते हैं? एक आनुवांशिक लक्षण का कार्य करते हैं। इतना बात क्लियर है? अब देखिए, अगर आनुवांशिक लक्षण का कार्य करते हैं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, इसी को चेक करना है। और जा क्या रहा है? डीएनए जा रहा है। अर्थात आनुवांशिक पदार्थ क्या है? आज के समय में पूरी तरह से क्लियर है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। लेकिन इसके पहले, बहुत पहले लोग नहीं जानते थे कि डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन। क्यों? क्योंकि जो अधिकतर जीव होते ना, उनके शरीर का जो निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। क्या होता है? प्रोटीन। और प्रोटीन में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है। प्रोटीन में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, जबकि गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए में क्या होता है? द्विगुणन की क्षमता होती है। तो जब द्विगुणन होता नहीं उसमें, तो यहाँ से प्रोटीन आपका आनुवांशिक पदार्थ नहीं हो सकता। चलिए, अब ये नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? चलिए देखिए, जो वैज्ञानिक मिस्टर साहब थे, उसने केंद्रक से, कौन वैज्ञानिक थे? मिस्टर, वैज्ञानिक मिस्टर। जो वैज्ञानिक मिस्टर साहब थे वो केंद्रक से एक पदार्थ पाया, और उस पदार्थ को न्यूक्लियन कहा। क्या कहा? न्यूक्लियन। उस पदार्थ को उन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियन कहा। क्या कहा? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन। अब चूंकि ये क्या था? अम्लीय था। अम्लीय क्यों था? क्योंकि इसमें फास्फोरस था। क्या था? फास्फोरस। अब ये न्यूक्लियन जो पदार्थ है आपका, ये अम्लीय था। क्या था? अम्लीय था। क्यों अम्लीय था? फास्फेट के कारण। किसके कारण? फास्फेट। और कहाँ पाया गया ये? कहाँ पाया गया? केंद्रक में। कहाँ पाया गया? केंद्रक में। तो केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियस। चूंकि अम्लीय है इसलिए इसको कहा गया न्यूक्लिक अम्ल, केंद्रक का अम्ल। क्या कहा गया? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या कहा गया? न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। क्लियर? न्यूक्लिक अम्ल क्या मतलब? केंद्रक का अम्ल कहा गया। अब यह भी देखा गया कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आरएनए और दूसरा होता है आपका डीएनए। अब आरएनए क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। और डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। तो मतलब जो न्यूक्लिक अम्ल है ये भी दो प्रकार। क्लियर हो गया? चलिए देखिए, लाइक करते जाइएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत करने के बाद हमारा यूट्यूब चैनल चालू हुआ है, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए। चलिए थोड़ी सी चलिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ। एक वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग। क्या थे? एक वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग। बहुत ही मजेदार वैज्ञानिक थी फ्लेमिंग। पता है इन्होंने क्या देखा? अरे सब वैज्ञानिकों का तजुर्बा अलग अलग था भाई। मतलब वैज्ञानिक होते हैं भैया, उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। और आजकल तो क्लासों में सभी वैज्ञानिक है अपने आप को। कक्षा में देखो तो सबकी सोच अलग अलग है। तो बहुत अच्छे वैज्ञानिक कक्षाओं में है, पर उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिलता। लेकिन ये बात तो तय है कि वो जिस दिशा में जा रहे हैं उनका एक लक्ष्य होता है। वो क्या है वो तो वही जानते होंगे। चलिए, तो एक वैज्ञानिक फ्लेमिंग थे। ये फ्लेमिंग साहब ने क्या हुआ? गुणसूत्रों को दो भागों में विभाजित हुए देखा। गुणसूत्रों को दो भागों में
विभाजित हुए देखा। दो भागों में, मतलब गुणसूत्रों को दो भागों में विभाजित हुए देखा। कौन? फ्लेमिंग ने। और यह भी कहा कि दैहिक कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है समान होती है। दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। किसने बताया? फ्लेमिंग साहब ने। लेकिन जो संतति कोशिकाएं हैं, जो युग्मक कोशिकाएं हैं, उनमें कोशिकाओं की संख्या गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। क्या बताया? दो चीज बताया कि दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान, किंतु यहां तो ठीक है, लेकिन जो युग्मक कोशिकाएं होती हैं, युग्मक कोशिकाओं में आधी रह जाती हैं। कौन? गुणसूत्र। और इसी में उन्होंने कहा कि अगर युग्मक कोशिका में आधी है, इसका मतलब है कि गुणसूत्र आए हैं युग्मक कोशिका में। और इसी आधार पर फ्लेमिंग ने कह दिया कि गुणसूत्र ही आनुवांशिक पदार्थ है। पर ये बात आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि जो गुणसूत्र होता है भैया, जो आपका गुणसूत्र होता है, जो गुणसूत्र होता है भैया, उसमें 40% क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा, 40% क्या होता है? न्यूक्लिक। 40% क्या होता है भैया? न्यूक्लिक अम्ल। और 60% होता है भैया, 60% प्रोटीन होता है। यानी जो गुणसूत्र है उसमें 40% होता है न्यूक्लिक अम्ल और 60% होता है प्रोटीन। क्लियर? अब प्रोटीन्स में द्विगुणन की क्षमता तो होती नहीं, प्रोटीन में द्विगुणन की क्षमता होती नहीं है, स्वद्विगुणन की क्षमता होती नहीं है। अतः ये प्रोटीन्स आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। यानी आनुवांशिक पदार्थ क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल होगा। आनुवांशिक पदार्थ क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल होगा। अब न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्या है? न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्या भैया? न्यूक्लिक अम्ल में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। इतनी बातें वैज्ञानिक लोग आपस में पंचायत कर रहे थे, क्या क्या हो सकता है, डिस्कशन कर। ठीक, अब मैं इसको मिटा दूं, उसके बाद फिर आपको आगे ले चलता हूं। ठीक है, चलिए। अरे बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इतने ऑब्जेक्टिव हम यहाँ आपको बता देंगे, इतने ऑब्जेक्टिव बता देंगे कि आपको परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं। आप ऑब्जेक्टिव पर फोर्स करिए, जितने जल्दी आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे उतने ही जल्दी आपकी कंपटीशन क्रैक। फिर एक वैज्ञानिक आ गए, ग्रिफिथ साहब। कौन आ गए? ग्रिफिथ साहब। और ग्रिफिथ साहब ने क्या किया? अपना प्रयोग किया। ग्रिफिथ साहब ने अपना प्रयोग किया और जो उनका सिद्धांत है, जो प्रयोग के आधार पर उन्होंने जो सिद्धांत बताया, उसी कहते हैं ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत। क्या कहते हैं? ग्रिफिथ का, ध्यान रखिएगा, ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत। ठीक है,
आइए देखते हैं क्या है ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत। आखिर उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको रूपांतरण सिद्धांत क्यों कहा गया, ये भी तो हम जानेंगे। चलिए, तो जो हमारे ग्रिफिथ साहब थे उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने कुछ प्रयोग, जब उन्होंने प्रयोग किया तो प्रयोग के लिए कुछ चाहिए, तो प्रयोग के लिए क्या क्या चीजें, देखिए उन्होंने 2-3 चीजें प्रयोग में लिया था। पहला क्या लिया था, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, एक बैक्टीरिया लिया था। क्या लिया था, बैक्टीरिया, जिसका नाम था डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, ये देखिए इन्होंने लिया डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, PNUMONIAT, ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया लिया। और ये क्या करता है भैया, निमोनिया फैलाता है। क्या करता है, निमोनिया फैलाता है। तो सबसे पहले डिप्लोकोकस न्यूमोनी लिया, और डिप्लोकोकस जो न्यूमोनी है इसको प्रयोगशाला में 2 प्रकार के बना लिए। कितने प्रकार के बना लिए, 2 प्रकार के बना लिए। तो 2 प्रकार के कौन कौन है भैया, तो ये देखिए, तो ये 2 प्रकार के बनाया। एक ऐसा है, एक जो आपका था, मान लो हम ए लिखते हैं उसको, ठीक है, और ये जो वाला था बैक्टीरिया संवर्धन करके 2 स्ट्रेन तैयार कर लिया। एक बैक्टीरिया मान लीजिए, ठीक है, और जो दूसरी बैक्टीरिया है, मैं थोड़ा इसको यहाँ पर लिखूँ और इधर क्या रखा है, बीच में इधर रखा। चलिए लिखते हैं, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, है ना, हो गया। इसके 2 स्ट्रेन तैयार किए लैब में, कितने, 2। क्या क्या तैयार किए, एक बैक्टीरिया था कुछ इस प्रकार का, एक बैक्टीरिया था स्मूथ, क्योंकि इस पर क्या था भैया, इस पर पॉलीसैकेराइड शर्करा थी। क्या थी, महिला लिखी क्या, पॉलीसैकेराइड शर्करा। समझ आ रहा, नहीं आ रहा, फिर देख लो, आराम से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिए। पॉलीसैकेराइड शर्करा का आवरण था। क्या था, आवरण, ठीक है। अब इसके ऊपर पॉलीसैकेराइड का आवरण था भैया, ये क्या था, थोड़ा चमकीला हो गया था। क्या था, ये थोड़ा चमकीला हो गया था। पॉलीसैकेराइड के कारण ये चमकीला हो गया था और स्मूथ हो गया था। क्या हो गया था, ये स्मूथ हो गया था, मतलब बहुत ही मुलायम हो गया था। शाइनी हो गया है, क्या हो गया, चमकीला हो गया। क्लियर। अब देखिए ये क्या करता है, पैथोजेनिक होता है, मतलब रोग कारक होता है, रोग फैलाए। क्यों, क्योंकि इस पर जो पॉलीसैकेराइड शर्करा का आवरण है यह रोग कारक हो जाएगा, अर्थात यह रोग फैलाता है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रोग कारक, रोग कारक। दूसरी तरफ उन्होंने क्या लिया, जो दूसरी तरफ लिया तो लिया, एक और ले लिया, ये
और इस पर कोई आवरण नहीं था। नो पॉलीसैकेराइड, यानी कोई भी इस पर आपका सैकेराइड नहीं था। नो पॉलीसैकेराइड, नो पॉलीसैकेराइड। जब इसके ऊपर कोई सैकेराइड का आवरण ही नहीं है तो क्या होगा? खुरदुरा होगा। क्या होगा? खुरदुरा होगा, खुरदुरा। और जब आवरण है ही नहीं है तो यह रोग कारक नहीं होगा बल्कि रोग मुक्त होगा। क्या होगा? रोग मुक्त होगा। खुरदुरा क्या कहते हैं? रफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रफ। तो इसको हम लिख देंगे ROUGH, रफ। ठीक है। अब देखिए और क्या, देखिए और क्या हो सकता है। मतलब यह रोग मुक्त है, यह न्यूमोनिया रोग, न्यूमोनिया रोग नहीं फैलाएगा। 1 मिनट में देख लूं क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, या फिर ऐसे ही लिखते चले जा रहे हैं। थोड़ी सी देखो दिक्कत हो रही है। 1 मिनट, चलिए ठीक है, सही है। थोड़ा सा लाइट जहाँ लिख रहे थे वहाँ लाइट पड़ रही थी, इससे थोड़ा लाइट एक तरफ करना पड़ा। चलिए, तो जो पहला था वो चमकीला था। क्यों था? क्योंकि उस पर पॉलीसैकेराइड का आवरण था। अब आवरण था तो स्मूथ था। आवरण के कारण ये क्या था? रोग कारक था, अर्थात ये न्यूमोनिया फैलाने का काम करता है। ये न्यूमोनिया फैलाने का काम करता है। न्यूमोनिया फैलाएगा, फैलाएगा। जबकि यहाँ पर जो खुरदुरा है, इस पर कोई पॉलीसैकेराइड का आवरण नहीं है, कोई पॉलीसैकेराइड का आवरण नहीं है, आवरण नहीं है, तो खुरदुरा है, रोग मुक्त है, अर्थात न्यूमोनिया रोग नहीं फैलाएगा। और इसी को भैया कहा गया, जिस पर क्या होता है? स्मूथ होता है, उसको क्या कहा गया भैया? एस्ट्रेन, STRAIN, एस्ट्रेन। और जो खुरदुरा था, मतलब जो स्मूथ नहीं था, रफ था, उसको कहा गया आर्स्ट्रेन। तो 2 चीज आपको निकल आया कि उन्होंने क्या किया? डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के 2 स्ट्रेन को बनाया। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के लैब में संवर्धन के माध्यम से 2 स्ट्रेन बनाया, 2 प्रभेद बनाया। एक को एस स्ट्रेन कहा गया और दूसरे को आर स्ट्रेन। ये पहला चीज वैज्ञानिक ग्रिफिथ साहब ने अपने प्रयोग के लिए लिया। चलिए, अब दूसरा देखिए क्या लिया। दूसरा उन्होंने लिया चूहा। क्या लिया? दूसरा चूहा लिया। क्या लिया? चूहा। ये तो पहला हो गया। और दूसरा उन्होंने लिया चूहा। क्या लिया? चूहा। अब सारे चीज आपके पास आइटम उपस्थित हो गए। अब इसी चूहे पे इन्हीं सैकेराइडों को, इन्हीं स्ट्रेनों को डालेंगे और प्रयोग आपको दिखाया जाएगा। चलिए पहले देखते हैं क्या है भाई। हो गया? इसको नोट करते जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि बहुत सिंपल ना, ये कई सालों की मेहनत होती है भैया। चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, जो एस स्ट्रेन है वो क्या है? रोग कारक है, और जो आर स्ट्रेन है रोग कारक नहीं है। मतलब अगर एस स्ट्रेन को डालेंगे किसी भी चूहे में तो वह रोग ग्रसित हो जाएगा, न्यूमोनिया से ग्रसित हो जाएगा और चूहा मर जाएगा। आर स्ट्रेन को डालेंगे ये रोग कारक नहीं है, चूहे में डालेंगे अगर इस बैक्टीरिया को तो चूहा जीवित रहेगा। ये चीज़ आपको बताया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब दूसरा क्या हो गया? चूहा। पहला क्या हो गया? बैक्टीरिया। अब प्रयोग क्या है देखिए आगे। चलिए जब 2 उन्होंने उपकरण ले लिया, उपकरण ही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं भाई,
लैब में सब उपकरण ही होता है। आइए, पहला उन्होंने क्या लिया, डिप्लोकोकस निमोनिया, दूसरा क्या लिया, चूहा। तो आइए देखते हैं क्या हुआ, इन्होंने किया क्या, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया, क्या किया, जब इन्होंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या हुआ, जब इन्होंने एस स्ट्रेन को, यस स्ट्रेन, जब एस स्ट्रेन को डाला, किसमें, चूहे में डाला। तो चूहे में डाला भैया, चूहा जानते हो कैसे होता है, चूहा ऐसे होता है, याम नाम का लड़का था, चोंच बनाकर खाता था, 4,444 रुपये पाता था और 2 रुपये कमाता था। ये जब ऐसे स्ट्रेन को चूहे पर डाला तो भैया क्या हुआ, चूहा क्या हो गया भैया, चूहा मर गया। क्या हो गया, कि चूहा मर गया। क्यों मर गया पता नहीं, आइए देखते हैं। फिर जब इन्होंने क्या किया, सेकेंड स्टेप में क्या किया, सेकेंड स्टेप में क्या किया, उन्होंने आर स्ट्रेन को डाला, आर स्ट्रेन को किसमें डाला, चूहे में डाला, किसमें डाला, चूहे में डाला, किसमें, चूहे में। तो चूहा भैया जीवित रहा, क्या रहा, चूहा आपका जीवित रहा, ध्यान रखिएगा, जीवित रहा। गजब की चीज है कि एस स्ट्रेन को डाला गया तो चूहा मर गया, और आर स्ट्रेन को डाला गया तो चूहा जीवित रहा। फिर उन्होंने फिर से क्या किया, तीसरा में क्या किया, एस स्ट्रेन, जो एस स्ट्रेन है इसको गर्म कर दिया। क्या कर दिया, गर्म कर दिया, हीट किल। क्या कर दिया, हीट किल, HEAT, हीट किल। गरम करने से होता क्या है ना, जो चमकदार वाला था स्ट्रेन, जब गरम करेंगे तो इसका पॉलीसैकेराइड नष्ट हो जाएगा। यही रोग कारक का कारण होता है, इसका आवरण पॉलीसैकेराइड। तो जब पॉलीसैकेराइड ही नष्ट हो गया तो चूहा में जब लगाया जाएगा, चूहे में जब डाला जाएगा, चूहे में जब संक्रमण करवाया जाएगा तो चूहा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और चूहा खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया कि लगाओ मुझको ये कोरोना की वैक्सीन, मैं मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो जानता है इसको बनाया गया है और भारत की कंपनी ने बनाया है। चलिए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, क्या रहेगा भैया, ये जीवित रहेगा। क्या रहेगा, जीवित रहा, जीवित रहा। ठीक है, क्या रहा, जीवित रहा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और उन्होंने क्या किया, एक चीज और कहा, क्या कहा, अब क्या किया, चौथी स्टेज में देखिए क्या किया, इसने आर स्ट्रेन को और साथ में आपको जो एस स्ट्रेन है, यस स्ट्रेन यानी हीट किल वाला, इन दोनों को जब डाला चूहे पर, जब दोनों को चूहे पर डाला तो चूहा क्या हो गया भैया, चूहा का राम राम सत्य हो गया। क्या हो गया, राम राम सत्य हो गया। ये उलट पुलट गया है ना, तो कुछ इसको ऐसे बना लो भैया, ये उलट गया चूहा। क्या हो गया, चूहा जो है उलट गया, अर्थात चूहा मर गया। क्या हो गया, चूहा मर गया, मर गया जी। अब ये केसेस हुआ, क्या किया ग्रिफिथ साहब ने,
जब एस स्ट्रेन को चूहे में डाला तो क्या वो मर गया, आर स्ट्रेन को डाला तो जीवित रहा, एस स्ट्रेन को गर्म करके चूहे में डाला तो जीवित रहा। यानी एस स्ट्रेन जो गर्म किया गया, जिसको हीट किया गया, उससे चूहा जीवित रहा, आर स्ट्रेन से भी चूहा जीवित रहा। लेकिन जब दोनों को मिलाया गया और दोनों को मिला करके चूहे में इंजेक्ट कराया गया तो चूहा मर गया। अब ग्रिफिथ साहब परेशान हो गए, फिर ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो यहाँ पर ग्रिफिथ साहब परेशान हो गए कि क्या हुआ। तो उन्होंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन को दिया है, कुछ ना कुछ तो दिया है। कितना बात याद आई। चलिए, तो यहाँ से निष्कर्ष निकला, क्या निकला कि जो एस स्ट्रेन है, जो आपका एस स्ट्रेन है, वो आर स्ट्रेन को कुछ ना कुछ ट्रांसफर किया है। और जो ट्रांसफर किया है तो जो एस स्ट्रेन है ये बन गया, सॉरी आर स्ट्रेन है ये बन गया एस स्ट्रेन की तरह। मतलब आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन को कुछ न कुछ दिया। जब आर स्ट्रेन को कुछ न कुछ दिया तो जो आर स्ट्रेन है वह एस स्ट्रेन में रूपांतरित हो गया। क्या हो गया, रूपांतरित हो गया। क्या हो गया भैया, रूपांतरित हो गया। और आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन के रूप में रूपांतरित हो गया और खतरनाक बन गया और एस स्ट्रेन की तरह कार्य करने लगा। परिणाम स्वरूप एस स्ट्रेन को लगाने से क्या था, चूहा मर गया था और चूहा मर गया। तो ये बात तो तय हो गई थी ग्रिफिथ साहब के पास कि एस स्ट्रेन ने दिया, लेकिन क्या दिया ये मालूम नहीं चल रहा था ग्रिफिथ साहब को कि क्या दिया। और जो इसने यहाँ ट्रांसफर किया, जो यहाँ पर स्थानांतरण किया, जो यहाँ पर स्थानांतरण किया वही क्या होगा, आनुवांशिक पदार्थ होगा। आनुवांशिक पदार्थ है। अब चूंकि यहाँ पर एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन को दिया और आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में रूपांतरित हो गया, इसलिए ये जो प्रयोग हुआ, ये सिद्धांत हुआ, इसी को ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत कहा गया। बस इतना ही ग्रिफिथ साहब कर पाए थे। और क्या हो रहा था ये नहीं कर पा रहे थे कि डीएनए है, कि आरएनए है, कि प्रोटीन है, ये नहीं बता पा रहे। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए अब आगे क्या हो रहा, थोड़ी 1 मिनट में ब्रेक ले लूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, चलिए भाई, हो गया भाई फटाफट। हाँ चलिए, यहाँ तक आपका हो गया ग्रिफिथ साहब। अब देखिए, अब इसके पश्चात 2-3 वैज्ञानिक और आए। कौन कौन वैज्ञानिक है भैया, इसको ध्यान रखिएगा। कौन कौन से वैज्ञानिक आए हुए हैं। तो एक वैज्ञानिक थे आपके, क्या था उनका नाम था आपका, एवेरी। क्या था, एवेरी। और दूसरा था मैक्लियोड, MECLEOD, मैक्लियोड। और एक थे क्या, मैककार्टी था, MCARTY। ये 3 वैज्ञानिक थे, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। जब तक ग्रिफिथ साहब का प्रयोग नहीं हुआ था, तो ये प्रोटीन को ही आनुवांशिक पदार्थ मानते थे। लेकिन सुनिए फिर से मेरी बात,
जब तक ग्रिफिथ साहब का प्रैक्टिकल नहीं हुआ था तो तीनों वैज्ञानिक एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी जो थे, हिंदी में एवरी, मैकलियोड, एंड मैककार्टी, तो ये लोग क्या करते थे, प्रोटीन को ही मानते थे। लेकिन ग्रिफिथ के प्रयोग के पश्चात इन्होंने क्या किया, क्या किया, लैब में जा करके और ज्यादा परीक्षण किया। क्या मोबाइल डिस्चार्ज होगा या नो? 1 मिनट, ठीक है, अभी है टाइम, 1 मिनट। क्या सभी दिखा रहे हैं जो लिख रहे हैं अक्षर सभी अच्छे से? हाँ ठीक है, दिखाई देगा। तो इन्होंने प्रोटीन को माना, लेकिन ग्रिफिथ के प्रयोग के पश्चात ये जो है इनका भी दिमाग घूम गया, और जब दिमाग घूम गया तो क्या किया भैया, ये देखिए, इसको मिटा रहे हैं, चलो मिटाते हैं, हो गया। मिटता नहीं देखिए, बहुत हमारे पास ही करता है। चलिए देखिए, तो अब ये तीनों वैज्ञानिक जो आपके एवरी थे, मैकलियोड थे, मैककार्टी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मॉडल लिया, लैब में ले जाकर के क्या ले देखिए, लैब में जा करके क्या देखा, इन्होंने लैब में जा करके परीक्षण किया। और किसका परीक्षण किया, जिसमें डाला गया था एस्ट्रेन, कौन वाला, हीट किल वाला, तापकृत वाला, और प्लस आर स्ट्रेन, क्या हुआ, आर स्ट्रेन। इनको ले जा करके लैब में इनकी 3 स्लाइड बनाया। क्या बनाया, 3 स्लाइड, और तीनों स्लाइड में से क्या, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, और एक आपका ये हो गया, ठीक है। इसमें सब में वही है, यस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, इसमें भी वही है, यस स्ट्रेन, हीट किल वाला एंड आर स्ट्रेन, यहां भी वही है, एस स्ट्रेन, हीट किल वाला और आर स्ट्रेन, ठीक है। यहां भी वही है, हीट किल वाला ही, तापकृत वाला। एवरी, मैकलियोड एंड जो मैककार्टी वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन का मिक्सचर था, इसको ले जाकर के लैब में 3 स्लाइड बनाया। क्या किया, 3 स्लाइड बनाया, ये अलग अलग 3 पार्ट में किया। ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और पहले वाले स्लाइड में क्या किया, पहले वाले स्लाइड में एंजाइम डाला। अब एंजाइम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एंजाइम क्या है पता है, पाचन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो इसमें इन्होंने डाला, क्या डाला, प्रोटीएज डाला। क्या डाला, प्रोटीएज। क्या डाला, प्रोटीएज। जब प्रोटीएज डाला
इसमें जब इसने प्रोटीन डाला और फिर इसमें इसको निकाल करके चूहे में डाला, इसको निकाल करके चूहे में डाला, तो क्या हुआ भैया, चूहा क्या हो गया, इसको निकाल करके चूहे में डाला तो चूहा मर गया। क्या हो गया, चूहा मर गया। क्या हो गया, चूहा मर गया। अरे चूहा क्यों मर गया भैया, प्रोटीन जब प्रोटीज एंजाइम को डाला गया तो जो इसमें प्रोटीन था वो तो डाइजेस्ट हो गया, अर्थात प्रोटीन नहीं गया चूहे में, अर्थात चूहे में प्रोटीन नहीं गया, चूहे में प्रोटीन नहीं गया क्योंकि इसका पाचन हो गया। क्या हो गया, प्रोटीज एंजाइम ने इस प्रोटीन का पाचन कर लिया। तो फिर किस कारण चूहा मर गया, किसी अन्य कारण से चूहा मर गया होगा, और उसका कारण क्या है, या तो आपका आरएनए होगा या तो आपका डीएनए होगा, ये हो सकता है। चलिए दूसरे में क्या डाला, इसमें डाला इन्होंने आरएनएज। क्या डाला, आरएनएज। जब इसमें आरएनएज डाला और फिर इसको चूहे में इंजेक्ट किया, फिर चूहे में इनको लगाया, चूहे को संक्रमित करवाया, चूहे को संक्रमित करवाया, तो चूहा मर गया। चूहा मर गया है, फिर भी चूहा मर गया, फिर भी चूहा मर गया। प्रोटीन खत्म हो गया तो ही चूहा मर गया। आरएनएज डालने से आरएनए खत्म हो गया, आरएनएज एंजाइम डालने से जो यहाँ पर आरएनए था वो खत्म हो गया, फिर भी चूहा मर गया। यानी आरएनए नहीं गया फिर भी चूहा मर गया, प्रोटीन नहीं गया फिर भी चूहा मर गया। मतलब चूहा मरा तो कुछ और रीजन हो सकता है। क्या रीजन हो सकता है, हो सकता हो डीएनए हो सकता हो डीएनए हो सकता है डीएनए गया हो। अब संशय क्लियर हो रहा है। अब तीसरे में क्या किया, इन्होंने डीएनए डाल दिया। क्या डाल दिया, डीएनए। जब डीएनए एंजाइम डाल दिया तो अब क्या हुआ भैया, डीएनए एंजाइम जब डाला गया थर्ड पार्ट में, तो और फिर चूहे में लगाया गया तो चूहा बच गया, चूहा बच गया, चूहे में लगाया गया तो चूहा बच गया, चूहा जीवित रहा, चूहा जीवित रहा। यानी इस बार डीएनए एंजाइम जब डाला गया तो डीएनए खत्म हो गया, मतलब डीएनए नहीं गया चूहे में, इसलिए चूहा बच गया। मतलब कौन जा रहा था, डीएनए जा रहा था। किसके कारण चूहा मर रहा था, डीएनए के कारण मर रहा था। मतलब डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। यही इसका क्या होता है, प्रूफ हो जाता है यहीं से कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। That's right? तो ये रहा प्रयोग भैया, इसी के आधार पर हम कहते हैं कि डीएनए हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। क्लियर? अंत में आप निष्कर्ष लिख दीजिए। निष्कर्ष क्या लिखेंगे, इन सब परिणामों के आधार पर, इन सभी परिणामों के आधार पर सिद्ध होता है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो ये रहा भैया आपका डीएनए के पक्ष में प्रमाण, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। कल फिर हम एक दूसरा प्रमाण भी लाएंगे, और तब तक के लिए आप वेट करिए।
इसको सुबह सुबह आराम से पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः आप सबसे सॉरी जो नहीं उपलब्ध करवा पा रहे थे आपको मटेरियल। फिर से जय हिंद, जय भारत। सब नोट कर लीजिए भैया।